हैं इस समय रामदेव अग्रवाल साहब। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर हमारी इस खास चर्चा में। सुबह शाम की उठापटक के बीच वक्त निकालकर अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कई सालों के दौरान किन कंपनियों ने बहुत ही शानदार वेल्थ क्रिएट की। अगर आप बाजार में आए हैं, निवेश कर रहे हैं, तो आप इस मकसद से आए हैं कि आप बड़ा पैसा कमाएं, वेल्थ क्रिएट करें। और उसमें आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं, भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के रामदेव अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी वेल्थ क्रिएशन स्टडीज के 25 साल पूरे हो गए। 25 सालों का ये सफर आपके लिए कैसा रहा? क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे और ये थीम पकड़ने की जो आप कोशिश करते हैं उस पर आपका भरोसा और बढ़ा है? हाँ जी, नमस्कार। एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन स्टडी हमने 96 में चालू किया था, जब कंपनी पहली बार, मोतीलाल ओसवाल पहली बार कंपनी बनी पार्टनरशिप से। सो वहाँ से एक जो अर्ज था कि भाई हम सीखें और उसको लिखें, और ऐसा करते करते 25 साल निकल गए। और इसमें अब ये मेरे सीखने का मेन जरिया बन गया है, शेयर बाज़ार को समझने का, यहाँ की डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने का और आगे से आगे नई तरीके से देखने का। ये वेल्थ क्रिएशन स्टडी एक माध्यम बन गया है। सो मैं बहुत कुछ सीखा हूँ इस स्टडी से, और जो भी सीखा हूँ मैं वो आखिरी में मैंने लिखने की कोशिश की है। इस बार ही 25वें वेल्थ क्रिएशन स्टडी, मेरे खुद को बिलीव नहीं होता कि 25 साल हो गए हैं, और इस 25वें वेल्थ क्रिएशन स्टडी में हमने ट्राई किया है कि भाई जो QGLP हमने लिखा 5 या 6 स्टडी पहले, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हाउ टू प्रैक्टिस QGLP, उसके लिए चेकलिस्ट हमने बनाया है। और वो इस समय इस स्टडी का एक पूरा समरी है। ओके, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि ये जो आपने तमाम स्टडीज की, इसके ऊपर से क्या थीम्स निकल कर आ रही हैं, आगे के लिए क्या सबक है, कैसे वेल्थ क्रिएशन आने वाले सालों के दौरान, दशकों के दौरान होगा। लेकिन आपकी स्टडी पे एक बार नजर डालें, क्योंकि इसी से आप वो लेसन ड्राइव कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, मैं देख रहा हूं सबसे शानदार वेल्थ क्रिएशन जो देखने को मिला है, सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन जो देखने को मिला है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 25 सालों में देखिए तो भी सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन RIL से आया है। पिछले साल भर में देखिए तो भी विनर वही साबित होता है। क्या लेसन है इसके? वही सो इसका मतलब ये नहीं कि 25 साल में जो कंपनी 16% के हिसाब से करीब 7 लाख करोड़ कमाया है, सिर्फ 12,000 करोड़ की कीमत थी। पूरी कंपनी की कीमत 12,000 करोड़ थी 95 में। वो मार्च 20 में 7 लाख करोड़ हुई, और अभी 12-13 लाख करोड़ का फिर से हो गया, वहाँ से फिर डबल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एलिफेंट्स कांट डांस। मतलब ये तब भी बहुत बड़ा कंपनी था, अब भी बहुत बड़ी कंपनी है, और अभी यहाँ से भी ऐसा जिस ढंग से कंपनी चल रही है उसमें अभी भी पोटेंशियल लगता है, और लास्ट 8-9 महीने में डबल हो गया है। तो यस, इट इज़ द लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज, और काफ़ी अच्छे स्पीड से हुआ है। बाजार ने 9% से किया है, बाजार 9% से बढ़ा है पूरे 25 साल में, लेकिन रिलायंस 16% के हिसाब से बढ़ा है। बिल्कुल। चूंकि हम RIL की बात कर रहे हैं, और आप देखिए जो अभी हाल में हमने परफॉर्मेंस देखा, और जब आप आगे की थीम्स निकाल रहे हैं, आगे आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल या 25 साल के लिए जब आपने थीम्स पकड़ने की कोशिश की होगी, मेरा अंदाजा है कि फिर से बहुत सारे राइट बॉक्सेस हैं जो चेक होते हैं RIL के केस में, क्योंकि टेलीकॉम देखिए, नई टेक्नोलॉजी देखिए, 5G की तैयारी देखिए, वो सब कुछ फिर से इशारा कर रहा है कि आगे आने वाले सालों के दौरान भी ये थीम्स हैं जो काम करेंगी। क्या पुराना विनर आगे भी ऐसा ही विनर बना रहेगा? ये संकेत मिलते हैं आपको? देखिए, 25 साल का सोचने का बहुत डिफिकल्ट है। शायद इंटरप्रेन्योर को खुद को नहीं मालूम रहता, कंपनी के मालिक को नहीं मालूम रहता कि अगले 25 साल में क्या होने वाला है। लेकिन हम एनालिस्ट और इन्वेस्टर को आगे का समझ कैसे बढ़ाएं, इसमें मेरे हिसाब से 2 चीज़ है। एक तो बिजनेस और दूसरा मैनेजमेंट। तो बिजनेस का क्या आउटलुक है, मतलब बिजनेस में वो अपॉर्चुनिटी है क्या कि 25 साल तक ये प्रॉस्पर करेगा और इसका कंसेप्ट रेलेवेंट रहेगा, और इसमें जो प्लेयर रहेंगे उसमें कोई ना कोई जीतेगा। सो कैटेगरी विनर्स उसका बहुत जरूरी, कौन कौन से कैटेगरी जीतेंगे इसमें। सो जैसे आपका इंश्योरेंस है, बैंकिंग है,
फिनेंस है और जितने कंज्यूमर आइटम्स हैं, ये सब क्या है कि हमने देखा 25 साल पहले जो चीज़ें हम यूज़ करते थे वो अभी कभी वही का वही यूज़ कर रहे हैं। सो ये समझना जरूरी है कि अगले 25 साल ठीक है बहुत लंबा समय होता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ नहीं बदलता है। सो बिजनेस कौन कौन से अच्छे से रहेंगे और बहुत बड़े हो जाएंगे जब दुनिया बड़ी होगी, जब इंडिया प्रॉस्पर होगा, तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। फिर बिगर इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई उसमें मैनेजमेंट कैसा रहेगा, मैनेजमेंट कितना कॉम्पिटेंट है। सो पोटेंशियल ऑफ बिजनेस एंड पोटेंशियल ऑफ द मैनेजमेंट, ये जब दोनों साथ में आते हैं तो आपको प्राइस देखने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप 25 साल के लिए खरीद रहे हैं तो आप बेस्ट चीज़ें खरीदिए, बेस्ट बिजनेस फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स एंड बेस्ट मैनेजमेंट इफ एट ऑल फॉर द नेक्स्ट 10, 15, 25 ईयर। ये दोनों का जब मिश्रण होता है तो जाके आपको बहुत लंबे समय के लिए बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर मिलता है। ये मेरी समझ है। वाला मुद्दा उठाया ना, उस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, आपके जो अगली कैटेगरीज के विनर निकल कर आ रहे हैं, आपने एक कैटेगरी बनाई है सबसे तेज फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर की, वहां पर विनर है इन्फोसिस। और आपकी एक और कैटेगरी है कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर की, वहां पर विनर है कोटक महिंद्रा बैंक। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पे नजर आती है कि कोटक महिंद्रा बैंक में कंटिन्यूटी है मैनेजमेंट की, और इन्फोसिस में बहुत सारे चेंजेस हुए, उसके बाद भी ये दोनों अपनी विनिंग पोजीशन को इंटैक्ट रखे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप? ये एक कॉन्ड्रम है। ये दोनों का हमें दोनों ही मतलब यानी कोटक महिंद्रा बैंक टू बी कंसिस्टेंट विनर, ये उतना बड़ा आश्चर्य नहीं है मुझे। लेकिन जैसे इन्फोसिस है फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग कंपनी, 688 टाइम्स इन 25 ईयर्स, मतलब सब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। 30% ईयर आफ्टर ईयर फॉर लास्ट 30 ईयर्स इज अमेजिंग, मतलब रियली मतलब अद्भुत है, मतलब समझ लीजिए आप। लेकिन ये नंबर 1 फास्टेस्ट कंपनी है, नंबर 3 बिगेस्ट भी है। सी नॉट ओनली दैट ये फास्टेस्ट था, लेकिन छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। नंबर 3 है आफ्टर रिलायंस एंड यूनिलीवर। इन्फोसिस इज द 3rd लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग कंपनी। अब देखिए उस समय मार्केट कैप था, इन्फोसिस का मार्केट कैप था सिर्फ 300 करोड़। 95 में टोटल मार्केट कैप था 300 करोड़, वो बढ़ के हो गया करीब 3.25 लाख करोड़ इन मार्च 20। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उन्होंने किया, लेकिन उनका कंसिस्टेंसी था बीच में लास्ट 10-12 साल में, बिकॉज ऑफ लीडरशिप चेंजेस, टू मेनी लीडरशिप चेंजेस, वहाँ पर जो कंसिस्टेंसी था, प्राइस का कंसिस्टेंसी था बाजार में काफ़ी उसका परफॉर्मेंस थोड़ी अंतर पड़ा, और उससे ज़्यादा बाजार में उनके वैल्यूएशन पे अंतर पड़ा, और पूरे सेक्टर को उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। तो जब वापस नया पुराना मैनेजमेंट आया, मिस्टर नीलकनी केम इन, देन द कंसिस्टेंसी इन द कंपनी हैज़ फर्दर कम इन। सो लेकिन नंबर 1 एंड नंबर 3 ऑफ द फास्टेस्ट एंड द बिगेस्ट हैज़ गिवन 61st रैंक फॉर द कंसिस्टेंसी, एंड दैट्स वाई इसका जो कंसिस्टेंट रैंक है, कंसिस्टेंट रैंक नीचे होने से ऑलराउंडर वेल्थ क्रिएशन में ये थोड़ा नीचे आ गया है। अदरवाइज हैट्स ऑफ टू इन्फोसिस मैनेजमेंट फॉर व्हाट दे हैव डन इन लास्ट 25 ईयर्स। तो आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की कंटिन्यूटी बेहद जरूरी है। इन दिनों जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एक प्रस्ताव आया था आरबीआई की ओर से कि बैंक्स के मैनेजमेंट की एक सीमा तय कर दी जाए कि 15 साल से ज्यादा कोई सीईओ ना रहे। क्या आपको लगता है कि दरअसल आंकड़े कुछ और कह रहे हैं? कंसिस्टेंट मैनेजमेंट यानी कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएशन। ये तो हमारा तो एक्चुअल बहुत नैरो एक नज़रिया है कि भाई किसने वेल्थ क्रिएट किया। आप समझ लीजिए यदि कंसिस्टेंट बिजनेस है और कंसिस्टेंट मैनेजमेंट रहेगा, जब मैनेजमेंट बदलता है 15 साल के बाद, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी कि जो था उससे भी अच्छे लोग आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 15 साल के बाद कोई ख़राब मैनेजमेंट आएगा। तो कंटिन्यूटी ऑफ गुड मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन होता क्या है, कई बार जो चेंज ओवर में कई बार वो अच्छा मैनेजमेंट नहीं आ पाता, कई बार बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है, जो चेंज होता है तो उतना अच्छा नहीं आता है, उससे कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। बट अदरवाइज चेंजेस वॉक ऑफ लाइफ, 20 नहीं तो 25 साल में बदलना ही है आपको, 30 साल में बदलना ही है। तो उससे अच्छा ये है कि आप 15 साल भी बहुत लंबा समय होता है। मेरे ख्याल से रेगुलेटर्स जो सोच रहे हैं वो अच्छे के लिए सोच रहे हैं, 15 साल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन कोई तरीके से कंसिस्टेंसी हो सके, कोई तरीके से जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है रोल प्ले कर सके, सो दैट चेंज ओवर इज स्मूथ एंड जो करंट कल्चर है, जो करंट कंसिस्टेंसी है वो ना जाए। सबका ये इंटरेस्ट है कि जो वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस है
वो सिर्फ एक शेयर होल्डर का या मालिक का नहीं है, पूरे देश का है। वो चीज़ ब्रेक ना हो, ऐसा कुछ ना करें हम लोग जिससे कि पूरा वेल्थ क्रिएशन मशीन ही बंद हो जाए या धीरे हो जाए। वो मेरा एक सजेशन है। ओके, आपकी रिपोर्ट में एक सेगमेंट है थीम्स फॉर 2021, 25 क्वेश्चंस 25 फ्रेमवर्क्स। ये आप क्या कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं उनको रिकग्नाइज करने की, हमें थोड़ा अंदाजा दीजिए क्या है आपका 2021 की थीम? या सो इसमें क्या होता है कि सी इक्विटी इन्वेस्टिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स और मल्टी फेसेटेड है। तो आप जब QGLP प्रोसेस से आप आइडियाज़ चुन रहे हैं तो उसमें सब काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जैसे फ्लाइट में आते हैं तो जो कॉकपिट में पायलट जो है बिफोर स्टार्टिंग द प्लेन ही गोज टू ऑल द चेक्स विद एवरीथिंग इज ऑल राइट बिफोर ही फ्लाइज। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बिफोर यू बाय द स्टॉक you go through 25 questions. So this will take care of 4 buckets. जैसे पहला है कि भाई क्वालिटी ऑफ बिजनेस कैसा है, दूसरा बकेट है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, तीसरा है कि भाई उसमें ग्रोथ है कि नहीं और वेदर दे आर सस्टेनेबल और नॉट, देन वेदर लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ एंड क्वालिटी इज देयर और नॉट, एंड देन फाइनली वेदर द प्राइस इज राइट और नॉट। तो उनके जितने 5-5, 7-7 क्वेश्चन हैं वो आप यदि उसमें टिक करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आखिरी में ये मालूम पड़ेगा कि भाई वेदर यू हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द नॉन एस्पेक्ट ऑफ एनी कंपनी। हालांकि नोइंग अ कंपनी हैज़ अ मतलब बहुत सारे डायमेंशन है, 25 क्वेश्चन के अंदर में कवर नहीं होते हैं, बट फिर भी ये एक 80-90% आप जितने फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रहेंगे और वो सब देख के फिर आप डिसाइड करिए कि भाई जो प्राइस है और जो वैल्यू आप डिसाइड करते हो उसके बीच में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि नहीं, एंड वेदर यू आर डूइंग अ गुड इन्वेस्टिंग हैज़ टू बी बिजनेस लाइक। सो वेदर यू आर पेइंग लेस for and you are getting more value. Price is what you pay, value is what you get. So whether you're getting more value for the price you are paying or not, that is a process for which checklist is useful. And in that 25 questions we have got 25 frameworks. वो थोड़ा लंबा लगेगा उसमें, लेकिन जैसे कंपटीशन आप देख रहे हैं तो कंपटीशन में आपको जो माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल है वो देखेंगे। सो ऐसे 25 चीज़ें जो हमने देखी हैं जो पुराने वेल्थ के स्टडीज आई हैं, जैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गया या वेल्थ के आपका इंडिया द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी हो गया और कॉमन साइज रेशियो एनालिसिस हो गया, फिर ड्यू पॉइंट एनालिसिस हो गया। ऐसे 25 फ्रेमवर्क्स हैं, वो आपको हर क्वेश्चन के साथ में आपको एक जुगलबंदी की तरह मिलेगा, आपको हेल्प करेगा उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। ओके सर, सारे लोग जो हमारी ये बातचीत फॉलो करते हैं उनके दिमाग में एक ही सवाल है कि इस पूरे एनालिसिस से क्या आपने अगले साल के लिए, अगले 5 साल के लिए ऐसी थीम्स, सेक्टर्स, कंपनीज आइडेंटिफाई की हैं जो आपके इस QGLP फ्रेमवर्क पे खरी उतरती हैं और जो आगे वेल्थ क्रिएशन करेंगी? हाँ, अब ये तो क्या है, यहाँ से कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी तो हमने जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन थे और आगे भी चलते रहेगा इसका ये एनालिसिस ऑफ द डेटा, लेकिन यही बात समझ में आती है कि भी अच्छा बिजनेस, अच्छा मैनेजमेंट आप ज़्यादा ध्यान दें, प्राइस के ऊपर ज़्यादा ध्यान न दें, पर्टिकुलरली लंबे समय के लिए खरीदें हैं तो थोड़ा डोंट ओवर पे, मतलब अच्छा मतलब ध्यान नहीं दें, मतलब ऐसा नहीं कि एक का चीज़ 1000 में खरीद लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। इन्वेस्टिंग हैज़ टू बी रिजनेबल। सो बट देन यू डोंट हैव टू बाई वेरी चीप, मेरा कहने का है। You can pay reasonable price, maybe little over price also, but so the focus should 90%, 95% focus should be on understanding the business and the management, and only 5-10% on the price. अभी के दिन में क्या हो रहा है कि प्राइस के ऊपर फोकस 90% हो रहा है और समझने को, कंपनी को समझने की कोशिश जो है उसमें 5-10% हो रहा है। ये अपने को इक्वेशन बदलना पड़ेगा, उससे इन्वेस्टिंग सुधरेगा और हमारे पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनीज आएंगी और हमको कम से कम ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, आपने इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस ऐसे एक सेगमेंट की चर्चा की थी। आपके विनर्स अगर हम अक्रॉस कैटेगरीज देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग सेक्टर से विनर्स आ रहे हैं। पिडिलाइट है, आयशर है, श्री सीमेंट है, HUL है, HDFC है, जो टॉप पे नहीं है इसलिए उनका नाम नहीं आया। बर्जर पेंट या हनीवेल है जो कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर्स की लिस्ट में शामिल होते हुए नजर आते हैं। यहाँ से हमने काफी दिनों से लगातार ये चर्चा सुनी है कि कंज्यूमर ये एक मॉडल है। इवन जो फाइनेंशियल्स में भी विनर आ रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, उनका बड़ा फोकस कंज्यूमर फाइनेंस पे रहा था और उसी थीम पे उन्होंने अपने कारोबार को लगातार आगे बढ़ाया है। नए नए सेगमेंट्स पे वो गए हैं। बजाज फाइनेंस एक और आपकी स्टडी में बड़ा विनर निकल कर आता है, वो भी कंज्यूमर और रिटेल की थीम के साथ चल रहा है।
क्या यही नजर रही है? क्योंकि देखिए हाल के दूसरे वेल्थ क्रिएटर्स भी आप देखिए RIL जैसे, तो वहां पे भी वही थीम लीड करती है। हाँ जी, इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक देखा कि आउट ऑफ 100 कंपनीज 64-65 कंपनीज आर कंज्यूमर फेसिंग, B2C एंड B2B। 35 कंपनीज 1/3 आर कैटरिंग टू द बिजनेसेस, जैसे कोई ऑटो कंपोनेंट कंपनी है या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है। सो इस टाइप की जो बिजनेसेस हैं वो बहुत कम है। देखिए आप ऊपर से देखिए, इन्फोसिस ये B2B है, पिडलाइट B2C है, आयशा मोटर B2C है, श्री सीमेंट B2C समझ लें आप, बर्जा पेंट B2C है। सो ये सब जो है B2C कंपनी, करीब 2-3 में से 2 कंपनी आपको B2C मिलेंगी। सो कभी भी जब आप कोई नया आइडिया देखते हैं तो ये देख लीजिए कंज्यूमर फोकस्ड है कि इंडस्ट्रियल फोकस्ड है। तो कंज्यूमर फोकस में क्या होता है, आपको फुल फ्रीडम मिलता है प्राइसिंग करने का, और इवन रेगुलेशंस are not very hard on the pricing and all in India. So that allows you to make a lot of money as you become dominant and big. Consumer facing companies ने सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट किया है, और उसी कारण से देखिए कोई भी कंज्यूमर, देखिए अभी बर्गर किंग है या जो भी नया लिस्टिंग हो रहा है जो कंज्यूमर फेसिंग है, उसमें बाजार में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सो ये पुराना पहले से भी हो रहा है, जैसे लीवर है, नेस्ले है। सो कंज्यूमर कंपनीज ने बहुत पैसे कमाए हैं और बहुत शेयर होल्डर को उन्होंने निहाल किया है। सो उसके कारण से कंज्यूमर कंपनीज आर द मोस्ट प्रिफर्ड वन, और मेरे ख्याल से आगे चल के पूरा इंटरनेट बेस्ड जो बिजनेस आ रहे हैं वो भी कंज्यूमर फेसिंग होंगे। सो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड है B2C का, डिजिटल एरा में भी ये चीज़ चलेगा, और शायद मेरे ख्याल से और बड़ा हो जाएगा ये। यहाँ पे ITC जैसे कुछ एक्सेप्शंस रहे हैं, तो लोग अब वहां पे वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि वैल्यू और वैल्यूएशन पे फोकस रखने की जरूरत है, या जो कंसिस्टेंट विनर्स है उनके साथ ही जाएंगे? अब ये आपके हॉरिजन के ऊपर है। यदि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि भाई 3 से 5 साल के लिए लोग खरीदते हैं, उसके आगे यदि बहुत अच्छा रहा तो फिर आगे फिर वो लॉन्जिविटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स ट्राई टू बाई फॉर 5 years। और जब 5 साल के लिए आप खरीदते हैं तो उसमें वैल्यूएशन का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। यू कैन नॉट ओवर पे फॉर 5 years, बिकॉज यदि बहुत ज़्यादा पे करेंगे और उसमें यदि करेक्शन हो गया तो उसमें रिटर्न कैन बी निगेटिव, रिटर्न कैन बी, आप जैसे 80 के पी में खरीदे और मान लो 5 साल के बाद अर्निंग्स तो डबल हो गया, लेकिन यदि पी मल्टीपल आधा हो गया तो आपको कुछ पैसे नहीं बनेंगे और बाजार डबल भी हो सकता है उस बीच में। सो 5 साल 3 साल 5 साल में ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप बहुत लंबे की सोचेंगे तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। लेकिन सिंस वी आर प्रैक्टिकल, 3 से 5 साल का एक हॉराइजन होना चाहिए, उसके लिए रीजनेबल वैल्यूएशन इज अ मस्ट। नहीं, मैं ITC की बात कर रहा था कि कहीं पे शायद कोई फैक्टर है जो चूक गए। एक और दूसरी थीम जो चल रही है वो ये है कि आप अब वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ भी देखिए, ग्रोथ पर हमने बहुत ज्यादा प्रीमियम दिया। ये वर्ल्ड ओवर चर्चा चल रही है, हम FIs से बात करते हैं तो वहां पर भी ये बात आती है। हमारे देश में L&T जैसे एग्जाम्पल्स हैं और भी ढेर सारे कोर सेक्टर में एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। क्या आपको लगता है कि वो एक शिफ्ट दिखाई देगा? होना तो चाहिए, मतलब ये जो मतलब आप इतना ज़्यादा गैप बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस, वैल्यू एंड ग्रोथ, यू कैन नॉट डू इट। इधर हिस्टोरिकली लोएस्ट हो गया है, और ये जो लो इंटरेस्ट, कहीं पर भी ये जो लो इंटरेस्ट रेट का सिचुएशन है, इसमें वैल्यू ऑफ ग्रोथ गोज अप बिग टाइम, एंड सो वैल्यू ऑफ ग्रोथ इज़ वेरी हाई। वैल्यू में क्या होता है ना कि आपका यदि अर्निंग्स आर नॉट ग्रोइंग तो आपका वैल्यू कंपनी ऑल्सो बिकम्स मोर वैल्यूबल, बट ग्रोथ कंपनी का वैल्यू इन अ लो इंटरेस्ट रेट सिचुएशन गोज टू द रूफ। सो ये जो ये है डिस्कनेक्ट है बिटवीन वैल्यू एंड ग्रोथ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है कि भाई जहाँ पर आपका 5, 6, 7 का पी हो गया है वो वापस रैली करेगा, लेकिन रैली तभी करेगा जब उसमें ग्रोथ आएगा। ग्रोथ हो सकता है टेम्प्रेरी हो, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए हो, कोई कंपनी हो, कमोडिटी कंपनी हो जिसमें ग्रोथ ना हो फॉर लास्ट 10 years, बट सडनली ग्रोथ आएगा तो मालूम पड़ा वो अर्निंग्स तो बढ़ेगा डबल, और पी मल्टीपल 5 से 15 और 20 हो सकता है। तो उससे क्या हो जाएगा, 5, 6 गुना 7 गुना बढ़ सकता है। लेकिन वो होगा, वो ट्रिगर तभी दबेगा जब उसमें अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, हाउस ओवर टेम्परेरी इट इज। बिल्कुल। आप वैल्यूएशन पे इतना ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो ये जो इस समय सभी के दिमाग में सवाल है कि आप 13,500-14 हज़ार के दायरे में जब निफ्टी को देखते हैं तो हमारे वैल्यूएशन कैसे नज़र आते हैं? क्या बहुत ही स्ट्रेच नज़र आते हैं, या
दरअसल आप कैसे इसको क्वालिफाई, क्या है आपका नजरिया करंट वैल्यूएशन पे? देखिए, करंट वैल्यूएशन आप देखेंगे तो काफ़ी रिजनेबली प्राइस है, इन द सेंस दैट आप तो ब्रॉड वैल्यूएशन देखेंगे तो मार्केट कैप टू जीडीपी करीब 180 लाख करोड़ का आपका मार्केट कैप है और जीडीपी करीब 200 लाख करोड़ का है इस साल में। सो 0.9, 0.88, 0.92, 0.9 के आसपास आपका मार्केट कैप टू जीडीपी है। तो ये बहुत रिजनेबल है। हालांकि नीचे में 0.5 भी गया हुआ है, लेकिन अभी जो है जो ये है मतलब ना तो बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है। सो रिजनेबली प्राइस है। अब यहाँ से आपका जीडीपी कैसे बढ़ता है, और दूसरा ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट 2002-03 में जब खराब समय था तो करीब 2-2.5% जैसा कॉर्पोरेट प्रॉफिट जीडीपी था, वो बढ़ के हुआ 7-7.5% 2007 में। अब वो वापस गिर के 2% के आसपास आ गया है। अब ये बोलने की ज़रूरत है कि अगले 5 साल में जब ग्रोथ पिकअप होगा इंडिया में, मेरे ख्याल से ये बॉटमिंग ऑफ द कॉर्पोरेट प्रॉफिट है। पेंडुलम दोनों तरफ स्विंग होता है। पेंडुलम लेफ्ट साइड में हो चुका है, अब यहाँ से राइट तरफ जाएगा। अभी कितने स्पीड से आएगा, ये 2.5 से 5 साल में होगा, 3 साल में होगा, वो समय बताएगा। लेकिन यदि 5 साल 6 साल में डबल होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट जीडीपी, और जीडीपी इटसेल्फ ग्रोज एट 10-12% नॉमिनली, तो यू कैन इमेजिन देयर कैन बी अ मैजिक इन द मार्केट। बट ये सब क्या है, इमेजिनेशन है। मार्केट इकोनॉमिक्स कैन स्टैग्नेट, मार्केट्स कैन स्टैग्नेट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे को अंदर से लगता है कि ये समय है जब इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी ऑफ 6-7%, 8%, नॉमिनल जीडीपी विल ग्रो एट 10-12%, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स यहाँ से बढ़ेंगे ही। अब वो 15, 20, 25% से बढ़ सकते हैं, वो एक चांस है। सेक्टर रोटेशन होगा और बड़े विनर्स आएंगे, उस सेक्टर से आएंगे जहां आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सो जो पुराने विनर्स हैं, यस दे विल कंटिन्यू, बट कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ विनर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू कम, एंड दैट इज द फन ऑफ द मार्केट। बिल्कुल, तो ये तो हमें बिल्कुल जानने की उत्कंठा होगी कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं जहां से बड़े विनर्स आएंगे। एक सेक्टर मुझे क्लियरली लगता है, वो है इंश्योरेंस, जनरल एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि ये नए सेक्टर्स हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर का भी प्रेजेंस काफ़ी है, और जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ता है तो उसका ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ता है। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ग्लोबली 6-7 ट्रिलियन डॉलर का उसका प्रीमियम होता है, उसका वैल्यूएशन तो पता नहीं कितना है। तो ये बड़ा इंडस्ट्री है, और यहाँ पर अभी बहुत छोटा है ये, और अभी सब कंपनी लिस्टेड हुए हैं, और ये बहुत कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है। इसमें कोई 25-50 लोग नहीं है, इसमें 3-4 ही मेजॉरिटी होता है, और ये बहुत सेक्युलर बिजनेस है। इसमें क्या सिक्लिकलिटी नहीं होती है, आपका एकदम स्टडी पेस में 15-20% से बढ़ते आता है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा अगले 5, 10, 15, 20 साल में, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा, और ये आपके ऊपर है कितना आप अलोकेट करते हैं अपने पोर्टफोलियो से। बट वो एक सेक्टर, नया सेक्टर लगता है। बाकी सेकेंड सेक्टर लगता है डिजिटल कंपनीज, जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस हैं। वो कंपनीज जो अभी लिस्टेड नहीं है इंडिया में, कुछ 2-4 ही लिस्टेड हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखते रहिए कहाँ पर सक्सेस आता है, और पहला सक्सेस आने के बाद वो सब कंपनीज में वो बिल्ड करेंगे एंटरप्रेन्योर्स। सो दैट इज़ अनदर सेगमेंट जो अभी लिस्टेड नहीं है या हमको विजिबल नहीं है, साइज़ नहीं है, वो सब आगे आएंगे, बहुत बहुत बड़े बनेंगे, और बहुत जल्दी से। इंटरनेट की खास बात है कि द स्पीड ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज मच फास्टर देन द कन्वेंशनल बिजनेसेस। जी रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को ये जो संकेत दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले महीनों में और सालों में हमारे CNBC आवाज के दर्शक का तगड़ा वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे आपके मार्गदर्शन से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर वेल्थ क्रिएशन स्टडीज के 25 साल पूरे होने पर आपको बधाई। थैंक यू। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।